हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जैज सॉल्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्डिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जैज सॉल्ट या फिर ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जैज सॉल्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास। तो हम इसमें जनरली एनायन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। तो जैज सॉल्ट को जो एनायन होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास PtCl3 C2H4 नेगेटिव। ये हो गया हमारा जैज सॉल्ट का अनायन। इसकी स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करनी है कि कैसे इसके अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, उस स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के ऊपर बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब हम देखेंगे। तो जो जैज सॉल्ट है इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले डेवलप की गई थी देवरचार्ट डकेंसन मॉडल की। कौन सा मॉडल लिया था हमने? डेवरचार्ट डकेंसन मॉडल की हेल्प से जैज सॉल्ट की हमने बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी। इसमें हम इस चार्ट मॉडल में क्या किया गया था कि इस मॉडल के अंदर प्लेटिनम 2 पॉजिटिव और जो हमारा C2H4 मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्डिंग का नेचर एक्सप्लेन किया गया था डेवरचार्ट डकेंसन मॉडल के थ्रू। जो Pt2 पॉजिटिव और C2H4 इथाइलिन जो मॉलिक्यूल है हमारा, उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, मतलब ट्रांजिशन मेटल और एल्कीन मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग थी उसका नेचर क्या होगा, ये एक्सप्लेन किया गया था इस मॉडल के थ्रू। तो बॉन्डिंग का नेचर पता लगाने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं C2H4 की बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है। तो C2H4 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो इसमें जो दोनों कार्बन एटम है वो हो गए हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें हर एक कार्बन एटम का 2s और px py pz सब सिंगली फिल्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबके अंदर। एक s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट और हमारे जो तीनों p के ऑर्बिटल हैं उन तीनों के अंदर भी हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो हमारा 2s ये हो गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम का। अब जो कार्बन एटम है ना इथाइलिन में, ये जो 3 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ना, ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ये 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ? तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहां से। एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बनाएंगे जो दूसरा कार्बन एटम बच गया उसके साथ, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इसके अंदर जो हमारी सिग्मा बॉन्डिंग की अरेंजमेंट है उसको हम शो करते हैं। इसके अंदर हमारा दोनों कार्बन एटम्स, फिर इसके हम ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल्स। एक कार्बन एटम के ऊपर सबसे पहले एक ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा s, और इन दोनों के बीच में हो गई यहाँ पे ये हो गया हमारा एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब इसके हम ऑर्बिटल डिनोट करते हैं p वाले। तो ये तो हमारा हो गया 2pz। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये हमने मान लिए कि ये हमारा px
और पी वाई वाले हो गए। तो ये दोनों हमारे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे। वन एस हाइड्रोजन का और ये भी वन एस हाइड्रोजन का, मतलब ये भी दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। ये हमने एक हाइड्रोजन के लिए शो कर दिए। अब हम देखते हैं हमारे एक कार्बन के लिए शो कर दिए, सॉरी। अब हम देखते हैं दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया इसका 2pz, जो अभी तक अनयूज्ड है, इसका बॉन्डिंग के अंदर कोई यूज नहीं हुआ है अभी तक। और ये हो गए हमारे दोनों दूसरे पी वाले, ये दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो ये हो गई हमारे पास ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारे कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन्स और दोनों कार्बन्स के आपस के सिग्मा बॉन्ड्स, ये तो हो गए हमारे सिग्मा बॉन्ड्स। और जो हमारा अनयूज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है 2pz, उसको हम दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर शो कर देंगे। अब ये जो हमारा 2pz ऑर्बिटल यहाँ पे अनयूज्ड रह गया है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। हमने देखा था इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि ये सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब ये जो है ना, ये 2pz ऑर्बिटल, ये जो प्लेन है ना C2H4 मॉलिक्यूल का, उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू C2H4 प्लेन। अब ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है और दोनों जो कार्बन एटम्स के 2pz ऑर्बिटल है ना, वो तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि ये जो C2H4 प्लेन है ना, उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। तो अब ये जो दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, दोनों कार्बन एटम के, ये एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे साइड वाइज, और ये फॉर्म करेंगे हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारी थी स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो है हमारे, ये करेंगे ओवरलैपिंग और दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक तो ये फॉर्मेशन करेंगे हमारे, जैसे अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसके अंदर हमारे फॉर्मेशन होगी एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये बॉन्डिंग वाला क्या है, पाई 2pz, और इसके अंदर हम बॉन्डिंग को ऐसे शो कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो जाएंगे और ये हो गया हमारा बॉन्डिंग वाला। अब एक बचेगा हमारा वैकेंट, जो होगा एंटी बॉन्डिंग, उसको हम शो करेंगे उसको हम ऐसे शो कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव। ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग और ये रहेगा हमारे पास वैकेंट। तो इसको हम बोलेंगे पाई स्टार 2pz। ये तो होगी इसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको जो एमओ डायग्राम है उसकी हेल्प से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये हो गए हमारे, ये हो गया हमारा 2pz एक कार्बन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा 2pz दूसरे कार्बन एटम का, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों बॉन्डिंग करके एक तो हमारे पास फॉर्म होंगे यहाँ पे तो पाई 2pz हमारा बॉन्डिंग वाला, और यहाँ पे पाई स्टार 2pz। तो ये बॉन्डिंग वाला फील्ड है और ये नॉन बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला हमारे पास एम्प्टी रहेगा। ये तो थे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन एटम्स के, और ये हो गए हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। उसमें से एक है हमारा पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है, जबकि जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। ये हमने देख लिया कि C2H4 के केस में कैसे बॉन्डिंग होती है। हम देखते हैं
C2H4, इसका फॉर्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कार्बन एटम डबली बॉन्डेड है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अब हम इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो हमारी 2s सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमारी px py pz इन सेल्स के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब s1 और p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s1 2p3। 4 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो जो 3 ऑर्बिटल है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ये, तो एक s वाला और 2 p वाले सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी टोटल। तो जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में फॉर्म होगा, और 2 जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ फॉर्म होंगे। जैसे हम दिखाएं कि कार्बन एटम है, ये इसका s ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, और जो 2 इसके px और py हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जो pz है वो अनयूज्ड है यहाँ पे। ये फर्स्ट कार्बन के लिए हो गया, और ऐसे ही हम सेकेंड कार्बन के लिए दिखा सकते हैं। फिर हमने इसको अगर सिंपली रिप्रेजेंट करना है तो हम दिखाएंगे हमारे सिग्मा बॉन्ड्स, हर एक कार्बन एटम के 3 सिग्मा बॉन्ड्स और हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक 2pz ऑर्बिटल। और ये जो हमारा 2pz ऑर्बिटल है ना, ये पाया जाता है हमारा परपेंडिकुलर होता है C2H4 प्लेन की। और ये जो दोनों कार्बन एटम के 2pz ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के होते हैं पैरेलल, तो इनके बीच में होती है हमारे पास बॉन्डिंग। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी वो एक तो होगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 2pz, और दूसरा होगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2pz। ये जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये फुल्ली फिल्ड होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2pz है वो हमारे पास होगा एम्प्टी। तो ये देख ली हमने C2H4 की बॉन्डिंग का नेचर। अब हमें जैस सोल्ट की स्ट्रक्चर के अंदर और क्या देखना है, हमें प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के अंदर बॉन्डिंग का नेचर कैसा होता है हम वो देखेंगे। प्लेटिनम हमारा जैस अनायन के अंदर Pt2 पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे DsP2 पाई जाती है। तो इसके अंदर 4 वैकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो इसका अगर हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो गया मेरे पास, इसके अंदर 5d, ये 6s एंड 6p। तो इसके अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है ये अनायन जैस सोल्ट के अंदर। तो एक तो हमारे पास d ऑर्बिटल एम्प्टी है, और बाकी हमारे पास 6s और 6p वाले सारे एम्प्टी हैं। तो DsP2 यहां तक इसकी हो गई हाइब्रिडाइजेशन। तो ये यहां पे शो करता है, ये एक d ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल तो हमारे 3 क्लोरीन एटम्स के साथ में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और जो एक p है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो C2H4 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग शो करता है। तो इसके अंदर ओवरलैपिंग होके एक तो फॉर्मेशन होती है हमारी 3 तो फॉर्मेशन होती है Pt2 पॉजिटिव से Cl, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर, और Pt2 पॉजिटिव Cl सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है 3। और ये जो सिग्मा बॉन्ड्स है ना इसके अंदर मतलब 3 Cl नेगेटिव आयंस और जो 3 वैकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के, उनके बीच में ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो गई। और जो हमारा ये 4th वैकेंट DsP2 का ऑर्बिटल है इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा हमारा जो फील्ड पाई 2pz। अब हमने C2H4 के केस में देखा था कि हमारा एक तो फील्ड पाई 2pz है और एक एम्प्टी पाई स्टार 2pz है। तो इसके अंदर जो C2H4 का ये फील्ड पाई 2pz वाला जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि Pt2 पॉजिटिव से
इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम एरो के थ्रू दिखाते हैं कि यहाँ पे तो Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है Pt2 पॉजिटिव को, और यहाँ पे जो π2pz ऑर्बिटल है C2H4 का, वो Pt2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई C2H4 के फील्ड π2pz से Pt2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गए, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा C2H4 का π2pz2m मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा प्लेटिनम 2 पॉजिटिव का वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ओवरलैपिंग के थ्रू। ये तो हमारा फील्ड π2pz है, और ये हमारा वैकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है Pt2 पॉजिटिव का। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, और जो डोनेशन है वो हो रहा है हमारा π2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल के C2H4 से और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के वैकेंट dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। अब हमने देखा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने लिखा वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के अंदर, तो इसके अंदर dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा जो हमारे पास 4 d ऑर्बिटल है ना, वो भी तो फील्ड है। तो ये जो हमारे पास d ऑर्बिटल है ना, ये अब ओवरलैपिंग करेंगे, और ये ओवरलैपिंग किसके साथ में करेंगे। तो ये हमारा C2H4 का ये π2pz फील्ड था, तो C2H4 के साथ में हमारा एक π2pz जो हमारा एम्प्टी है, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। कौन से ओवरलैपिंग करेंगे, जो d पाई ऑर्बिटल है, मतलब dxz dyz, ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के जो फील्ड है, ये इसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। ये ओवरलैपिंग करेंगे तो यहां से जो डोनेशन होगी वो होगी हमारी प्लेटिनम 2 पॉजिटिव से C2H4 की तरफ, और यहां से जो फॉर्मेशन होगी वो होगी इनके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, या फिर इस बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसको बैक बॉन्ड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लाइगेंड से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पर इस केस में हमारे ट्रांजिशन मेटल से लाइगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को हम बैक बॉन्ड भी बोल देते हैं। अब हम इस बैक बॉन्ड को दिखाएंगे कैसे। तो ये हमारा हो गया, पहले हम ड्रॉ करते हैं C2H4 का जो पाई स्टार वाला ऑर्बिटल था। ये होगा हमारा π2pz वाला ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी है। अब हम देखते हैं प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब dx वाले, dxy या फिर dyz। तो यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड या फिर बैक बॉन्ड, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेटिनम 2 पॉजिटिव से C2H4 के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं पाई बैक बॉन्डिंग के में अंदर। अब इसके अंदर हमने देखा कि प्लेटिनम 2 पॉजिटिव एंड C2H4, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कौन कौन से, एक तो बन रहा है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक बन रहा है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, जब प्लेटिनम 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है π2pz मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ C2H4 से, मतलब जो C2H4 का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और जो फील्ड है वो P2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि जो हमारे P2 पॉजिटिव के फील्ड dxy या yz वाले जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं हमारे
पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2H4 को। मतलब ये इस पाई बॉन्ड या बैक बॉन्ड के केस में प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के एटॉमिक ऑर्बिटल से C2H4 के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तब हमारा फॉर्मेशन हो रहा है पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे एक टर्म आती है सिनर्जिस्टिक बॉन्ड, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये जो दोनों यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और ये जो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, ये एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये दोनों इफेक्ट रेनफोर्स हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर। रेनफोर्स होने का मतलब क्या है कि आपस में मिलके इनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ रही है, तो ये दोनों मिलके इसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों शो करते हुए हम इसकी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले C2H4 और प्लेटिनम के बीच में जो हमारी ये सिग्मा बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग हो रही है, इन दोनों को साथ में शो कर देते हैं। ये तो गया हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल, फील्ड वाला जो है पाई 2pz C2H4 का, और ये फॉर्मेशन कर रहा है हमारा प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के साथ में सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये तो गई सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो ये अगर हम ये हुए हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर हमने शो कर दी इसमें एक साथ, कि अगर हम ये वाले ऑर्बिटल हटा दें ये दोनों, तो ये हमारे पास हो जाएगी पाई स्टार 2pz की स्ट्रक्चर। अब प्लेटिनम के ऑर्बिटल हम से ड्रॉ कर देते हैं dxz और dyz वाले। ये हुई इनके बीच की पाई बॉन्डिंग। ये तो है हमारी सिर्फ इतनी, ये है सिग्मा बॉन्डिंग, और ये हो गई हमारे पास पाई बैक बॉन्डिंग। और ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये इस प्लेटिनम के फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स हैं। ये प्लेटिनम का एम्प्टी dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था। ये हमारे पास फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे C2H4 के, और ये हमारे पास एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे C2H4 के। ये हो गई हमारे पास इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। फिर अब हम इसमें देखते हैं कि हमने इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा C2H4 है, जैसे हमारा ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है हमारी, ये जो नॉर्मल CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है उसके केस में कम होती है, जबकि ये जो हमारा इथाइलिन मॉलिक्यूल प्लेटिनम 2 पॉजिटिव से बॉन्डेड हो जाता है, तो हमारी ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, कि जब हमारा C2H4 इथाइलिन मॉलिक्यूल नॉन बॉन्डिंग स्टेट में है, मतलब इसने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किया हुआ, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है, और फिर जब ये प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के साथ में बॉन्डिंग शो कर देता है, उसके बाद में इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इस चीज के पीछे क्या रीजन है। तो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारी ये बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज हो रही थी इस केस में, तो जो मेटल और एल्कीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी कि जो एल्कीन है उसके फील्ड पाई 2pz ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे मेटल के एम्प्टी dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना,
उसके केस से ये जो बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड सी वाला जो बॉन्ड है ना, ये वीक हो रहा है इस रीजन की वजह से कि जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले, वो ट्रांसफर हो रहे हैं मेटल के पास, तो ये बॉन्ड वीक हो रहा है। और जब बॉन्ड वीक होगा तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और इसके अंदर जो एक और मेन फैक्टर है ना बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज होने का, वो बैक डोनेशन भी है। क्योंकि बैक डोनेशन में क्या हो रहा है कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है मेटल से पाई स्टार 2pz के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से पाई स्टार 2pz के अंदर आ रही है, इसकी वजह से जो सी सिंगल बॉन्ड सी है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। सीसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है मतलब ये बॉन्ड वीक हो रहा है और इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। ये हो गया इसकी लेंथनिंग का रीजन। अब हम देखते हैं कि हमारे जैस सॉल्ट के अंदर दो मेन चीजें हैं, मतलब एक तो है हमारे पास प्लेटिनम 2 पॉजिटिव आयन और एक है हमारे पास C2H4। तो प्लेटिनम 2 पॉजिटिव आयन है ना, ये यहाँ पे पुअर पाई डोनर है। ये पुअर पाई डोनर क्यों है? क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। जो डाई पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो पुअर पाई डोनर्स होते हैं। और फिर जो हमारा C2H4 है ना, ये भी पुअर पाई एक्सेप्टर है। ये पुअर पाई एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसकी वजह से, इस दोनों रीजंस की वजह से जब ये कोऑर्डिनेशन होता है इनके अंदर, तो जो सीसी बॉन्ड लेंथ है ना, वो उतनी भी इंक्रीज नहीं होती जितनी की होनी चाहिए थी, बस स्लाइटली इंक्रीज होती है। हमने इसकी स्ट्रक्चर के केस में पढ़ा, तब हमने देखा था कि सिर्फ 0.038 एंगस्ट्रॉम ही इंक्रीज हो रही है, जो कि कुछ उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो इस रीजन की वजह से कि प्लेटिनम 2 पॉजिटिव हमारा पुअर पाई डोनर है और C2H4 पुअर पाई एक्सेप्टर है, तो इनके अंदर जो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है वो उतनी ज्यादा हाई नहीं होती। उसकी वजह से जो हमारी ये बॉन्ड लेंथ है ना, सिर्फ स्लाइटली इंक्रीज होती है, जो कि 0.038 एंगस्ट्रॉम है। अब अगर ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ जैस सोल्ट का केस है। अब अगर हम दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल्स ले लें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया जैस सोल्ट के अंदर हमारे पास क्लोरीन था, अब हमने ले लिया PT PPH32 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ले लिया। ये भी एक ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसके अंदर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, से ये हमारा इथाइलिन के साथ में कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है। तो ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ना, ये 1.43 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये, और एल्कीन की केस में क्या होती है हमारी 1.337 एंगस्ट्रॉम। तो नॉर्मल जो C2H4 है उसमें 1.337 होती है और इस केस में हो गई 1.43। अब जो हमने जैस सोल्ट देखा उसके केस में तो सिर्फ 0.038 इंक्रीज हो रही थी, जबकि इस केस में ज्यादा इंक्रीज हो रही है हमारी। तो ये ज्यादा इंक्रीज होने की वजह क्या है कि C डबल बॉन्ड C के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो बैक डोनेशन को कर रहे हैं हमारे पास इंक्रीज। और अगर हम एक और केस ले लें, इसीलिए ये कुछ एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें प्लेटिनम का, C2CN4 PPH32, इसके ऊपर हम बाइंड करा रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को। इस केस में जो है हमारा ये जो एग्जांपल था, इसमें प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास 0 है, इसीलिए ये गुड पाई डोनर हो जाता है और इसीलिए ये बॉन्ड लेंथ एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक इंक्रीज होती है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला केस लें, ये साइनाइड हमारा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है ना, इनकी जगह पे हमारा साइनाइड से बॉन्डेड है। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स थे, यहाँ पे अगर हम साइनाइड ले लें तो ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ना, ये 1.52 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ये 1.52 एंगस्ट्रॉम क्यों हो जाती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया अब साइनाइड C2 के ऊपर, CC बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बैक डोनेशन को एक हाई एक्सटेंट तक इंक्रीज कर देगा।
और ये जो बॉन्ड लेंथ है ना 1.52, ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है जो सी से सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है। सी डबल बॉन्ड सी की तो बॉन्ड लेंथ हमारी 1.337 होती है, जबकि जो सी सिंगल बॉन्ड सी है ना उसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अटैचमेंट के कारण जो सी सी की बॉन्ड लेंथ है ना वो नियरली इक्वल टू सिंगल सी सिंगल बॉन्ड सी की जो होती है ना उसके इक्वल हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर जो ऐसे ग्रुप्स अटैच हों कि प्लेटिनम एक गुड पाई डोनर हो जाए, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स में रिच हो जाए, उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। या फिर हम एक जैस सोल्ट का केस ले लें, एक ही प्लेटिनम PPH3 वाला और एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का, इन ये तीनों चारों देके हमें ऑर्डर पूछ ले कि किस केस में हमारी सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी, किस केस में कम इंक्रीज होगी, तो हमें ये सारे रीजनिंग पता होनी चाहिए। अब हम बॉन्डिंग देखने के बाद ये बता सकते हैं कि जो हमारी ट्रू स्ट्रक्चर है ना ट्रांजिशन मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की, वो दो स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते। एक तो ये हो गई सी डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर कोई भी दो ग्रुप्स अटैच हैं और ये प्लेटिनम 2 पॉजिटिव से कोऑर्डिनेटेड है। या फिर हम प्लेटिनम या फिर और कोई भी मेटल ले लें, जैसे इसको हम Me मान लेते हैं, जैस सोल्ट का केस नहीं ले रहे हम, नॉर्मल ट्रांजिशन मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस का केस ले रहे। या फिर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, तो जो हमारी ट्रू स्ट्रक्चर है ना ट्रांजिशन मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की, वो हमारा स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी का एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये हो गई हमारे पास बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग की वजह से हम उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारी ये है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है। फिर अलग अलग एग्जांपल्स में देखते हैं कि उनका ग्रुप जो हम लाइगेंड चेंज कर रहे हैं उसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर हम देखते हैं जो ट्रू स्ट्रक्चर है हमारी, वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, जो हमारी स्ट्रक्चर ए ले ली हमने और स्ट्रक्चर बी ले ली, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब हम देखते हैं जैस सोल्ट की प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। जैस सोल्ट क्या है हमारा, एक येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। है कि हमारा जो इथेनॉलिक सॉल्यूशन ले ले हम जैस सोल्ट का, वो कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज कलर के डाइमर की फॉर्मेशन करता है। हमने ले लिया, ये होगा हमारा जैस सोल्ट। इसका इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेना है तो इथेनॉल डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, तो हमारे पास होती है डाइमर की फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमारे जो क्लोरीन एटम्स हैं वो ब्रिज के थ्रू एज ए ब्रिज एक्ट करते हैं। और ये जो है हमारा एक ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड होगा, जो डाइमर होगा ना हमारा इसका जैस सोल्ट का, वो ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड होगा। मतलब जो हमारा जैस सोल्ट नॉर्मल है वो येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, जबकि जो डाइमर की फॉर्मेशन होगी ना वो हमारे पास होगा ऑरेंज कलर का कंपाउंड। अब ये जो जैस सोल्ट है ना, ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन्स। जो हमारे फ्री एल्कीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एल्कीन हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और उनके ऊपर प्लेन के अबो और बिलो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो जो एल्कीन मॉलिक्यूल्स हो गए फ्री,
उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है हमारी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती हैं, तो उनके ऊपर तो हमारे अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम देखें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड एल्कीन्स की, सिर्फ सिंपल एल्कीन फ्री एल्कीन मॉलिक्यूल की नहीं, कोऑर्डिनेटेड एल्कीन। तो जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन मॉलिक्यूल है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इस केस में फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है ना, वो बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। तो जैसे ये हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोऑर्डिनेटेड एल्कीन हो गए ना, इनके ऊपर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे जैसे OH, H2O, OH नेगेटिव, इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे। अब यही जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वॉकर प्रोसेस, वेकर प्रोसेस। इस प्रोसेस का जो बेसिस है ना, वो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू बनता है। यहाँ पे ये वेकर प्रोसेस होता क्या है, इसके अंदर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। ऑक्सीडेशन करके हमारे पास मिलता क्या है, हमें मिलते हैं हमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्कीन के ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये ऑक्सीडेशन होता किस चीज की प्रेजेंस में, यहाँ पे PdCl2 कैटालिस्ट होता है, CuCl2 सपोर्टर यूज करते हैं, और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो ये प्रोसेस वेकर प्रोसेस के अंडर आता है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो प्रॉपर्टी है एल्कीन्स की, कोऑर्डिनेटेड एल्कीन्स की, ये इस प्रोसेस के लिए एक बेस का काम करती है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंसर्शन रिएक्शंस। जो हमारे एल्कीन लाइगेंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं ट्रांजिशन मेटल से, उनको हम MX बॉन्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। से हम एग्जाम देखें, जनरली हो गया हमारा LNMX, यहाँ पे X से कोऑर्डिनेटेड है, और ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेटेड एल्कीन। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक 4 सेंटर की ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। हमारा मेटल LNM, ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे। ये जो मेटल और CH2 ग्रुप का बॉन्ड है, ये बॉन्ड सेम रहता है, जबकि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और X और CH2 के बीच की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो M और X वाला बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो है ये भी ब्रेक होता है। और ये हो गई हमारी 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद हम जो हमारा एल्कीन ग्रुप है वो इंसर्ट हो जाता है MX बॉन्ड के बीच में। यहाँ पे जो मेटल और X ग्रुप हैं वो अटैच होने चाहिए, C डबल बॉन्ड C की सेम साइड पे अटैच होते हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड इसी साइड पे मेटल अटैच है और इसी साइड पे X अटैच है, तो इस इंसर्शन को हम सिस इंसर्शन भी बोल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन जो करता है वो है लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि इसका ट्रांस इफेक्ट हाई होता है। कोऑर्डिनेटेड जो एल्कीन लाइगेंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है। ट्रांस इफेक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा किसी भी जिस ग्रुप का भी कोई भी ग्रुप ट्रांस इफेक्ट शो करता है तो उसके जो ट्रांस पे लाइगेंड कोऑर्डिनेटेड होता है उसका और मेटल का बॉन्ड वीक हो जाता है और वो लाइगेंड हम इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे लाइगेंड के साथ। तो इस एल्कीन का कोऑर्डिनेटेड जो एल्कीन लाइगेंड है उसका हाई ट्रांस इफेक्ट होने का मतलब क्या है कि जो उसके ट्रांस पे लाइगेंड प्रेजेंट है हम उसको दूसरे लाइगेंड के साथ में इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि हमारे पास ये एक ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है और इसके ट्रांस में हमारे पास प्रेजेंट है RNH2। RNH2 हमने यहाँ पे ऐड किया है
किसके प्लेस पे ऐड किया है हमने, यहाँ पे क्लोरीन के प्लेस पे ऐड किया। मतलब इस रिएक्शन को अगर हम देखें, RnH2 ऐड किया है, क्लोरीन यहां से डिस्प्लेस होगा। हम जैस सोल्ट ले लेते हैं, ये होगा हमारा जैस सोल्ट। तो इसके अंदर हमने RnH2 ग्रुप ऐड किया है, तो ये जो क्लोरीन है ना, जो इथाइलिन ग्रुप के ट्रांस पे प्रेजेंट है, ये होगा डिस्प्लेस और यहाँ पे RH ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा। या फिर हम इसके अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल का सब्सटीट्यूशन कराना है तो यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना, ये जो इथाइलिन के ट्रांस वाला है, यही डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा। ये हो गई इसकी लाइगेंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इथाइलिन की, कोऑर्डिनेटेड एल्कीन मॉलिक्यूल। पर हम ऐसे केस भी देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमारा, अगर हम और स्ट्रोंग लाइगेंड अगर उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, जैसे हम CO ऐड करें, Cn नेगेटिव ऐड करें, तो हमारा ये इथाइलिन ग्रुप है ना, इसको भी हम डिस्प्लेस करा सकते हैं। जो ये इसके प्लेस पे हमारे पास CO, Cn ऐसे ग्रुप्स भी आ सकते हैं, वो इससे स्ट्रोंग लाइगेंड है। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वाली रिएक्शंस है ना, ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन के ऊपर ये कॉमन नहीं है उतनी, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है ना, जो फ्री एल्कीन होते हैं उनके अंदर तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। हमने न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी पढ़ी तब देखा था, जबकि जो हमारे कोऑर्डिनेटेड एल्कीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं मेटल को, इस वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा नहीं होते। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वाली रिएक्शंस है ना, ये इनके ऊपर कॉमन नहीं पाई जाती। ये इनके अंदर सिर्फ हम डायरेक्ट प्रोटोनेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, इसका हम डायरेक्ट प्रोटोनेशन करवा दें तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पर ये जो रिएक्शंस है ना, ये उतनी कॉमन नहीं है। तो हमने पढ़ ली है जैस सोल्ट या फिर ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो फिजिकल है कि ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। सेकंड है कि अगर हम इसके इथेनॉलिक सॉल्यूशन की डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कराएं तो ये डाइमराइज होकर डाइमर की फॉर्मेशन करता है, जो कि एक ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड है। नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेटेड एल्कीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। नेक्स्ट है कि ये सिस इंसर्शन रिएक्शन शो करता है और MX बॉन्ड के बीच में हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है ना, इसका ट्रांस इफेक्ट हाई होता है, तो हम इसके ट्रांस वाले Cl को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये रिएक्शंस उतनी कॉमन नहीं है क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती हैं। सिर्फ सिंपल प्रोटोनेशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शंस ही हम शो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।